कई बार घर परिवार के अंदर जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप के विरोधी बन जाया करते हैं, और जब बच्चे माँ बाप के विरोधी बन जाते हैं तो इस परिस्थिति में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाया करती हैं, जो कि कई बार इंसानियत को शर्मसार कर जाया करती हैं। दोस्तों, इसी से संबंधित आज की यह घटना है। जो आज की यह घटना है बहुत ही चर्चित घटना रही है सन 2008 की अमरोहा शबनम केस। प्रेमिका को उसके प्रेमी से शादी जब घर वालों ने नहीं करने दी तो घर के ही 7 सदस्यों की कुल्हाड़ी से गर्दन काट दी जाती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो यह घटना घटी और एक लड़की इतनी निर्दयी बनी जिसने अपने परिवार को जड़ से ही खत्म कर दिया। और दोस्तों, उसके बाद उस गांव के अंदर लोगों ने अपनी लड़की का नाम भी शबनम रखने से बंद कर दिया। इस तरह की यह घटना थी। लोगों की रूह कांप जाती है जब उस इलाके में ऐसी घटना हुई। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव की। बावनखेड़ी गांव में एक मास्टर शौकत अली नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जो कि कॉलेज में सरकारी लेक्चरर है, और उनका परिवार बड़ा ही एक तरह से कहते हैं इज्जतदार फैमिली थी। उस गांव के अंदर पैसों की कोई कमी नहीं थी और बहुत ही अच्छा परिवार था। सभी लोग उस परिवार का सम्मान करते थे। उस परिवार के अंदर शौकत अली के साथ उसकी पत्नी, जिसका नाम हाशमी होता है, और उसका बड़ा बेटा जिसका नाम होता है अनीस, और बड़े बेटे की पत्नी जिसका नाम अंजुम होता है, और बड़े बेटे का एक 10 महीने का एक बेटा जिसका नाम होता है अर्श। और जो बड़ा बेटा होता है अनीस, वह जालंधर की कंपनी में इंजीनियर का काम करता है। दोस्तों, उसके बाद उनके परिवार में छोटा बेटा राशिद, जो कि मेरठ से बीटेक कर रहा था, और उस घर के अंदर एक शबनम उनकी इकलौती बेटी रहा करती है, जिसने डबल MA की थी और प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र के तौर पर बच्चों को पढ़ाती थी। और उसी घर के अंदर एक भांजी रहा करती है उनकी, जिसका नाम होता है राबिया। यानी कि उस घर के अंदर टोटल शबनम को मिलाकर टोटल 8 लोग रहा करते हैं। दोस्तों, घर परिवार अच्छे से चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ना ही उस परिवार के पास पैसों की कमी है। अच्छी एक पोजीशन है पूरे गांव के अंदर, पूरे इलाके के अंदर। दोस्तों, अब क्या होता है, अब 14 अप्रैल 2008 की देर रात को 2 बजे शबनम अपनी बालकनी में चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ, मेरे घर वालों को किसी ने जान से मार डाला है। गांव के लोग एकदम से उनकी नींद से आंखें खुलती हैं और फिर अपने अपने घरों से जैसे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि शबनम अपने घर की बालकनी में खड़ी होकर जोर जोर से चिल्ला रही है कि हमारे घर में कोई घुसा है और मेरे सारे घर वालों को मारकर चला गया है। सभी गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और फिर शबनम के गेट के पास जाते हैं। वहाँ पर जो मेन गेट होता है वह अंदर से बंद था, तो वह शबनम को बुलाकर उस मेन गेट को खुलवाते हैं। दोस्तों, जैसे ही गाँव वाले घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर 7 डेड बॉडी पड़ी हुई थी सारे घर वालों की, और वह छोटा बच्चा जो था 10 साल का अर्श, वह भी वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। सभी लोगों के ऊपर चादर ढकी हुई थी। दोस्तों, गांव वाले इस हत्याकांड को देखकर सहम उठते हैं कि इतना बड़ा हत्याकांड आखिर हमारे गांव में क्यों हुआ, किसने किया और इसके पीछे का राज क्या है। दोस्तों, अब लोग हसनपुर थाने की पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, तो हसनपुर थाने की पुलिस वहां पर आती है और फिर जांच पड़ताल करती है और देखती है कि यहाँ तो बहुत ही खतरनाक मामला हुआ पड़ा है। वहाँ पर पुलिस वाले आकर देखते हैं कि सभी डेड बॉडी के ऊपर चादरें ढकी हुई हैं और सभी डेड बॉडीज की गर्दनों को काटा गया है, और उस छोटे से बच्चे की गर्दन को नहीं काटा गया था, वह बस ऐसे ही मृत अवस्था में वहां पर साइड में लेटा हुआ था। दोस्तों, लोग न्याय मांगने के लिए जुट जाते हैं और लोगों का गुस्सा फूट फूट कर उमड़ने लगता है। लोगों के गुस्से को देखकर प्रशासन ने तुरंत ही हसनपुर थाने के इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया और इस केस को हसनपुर थाने के SHO RP गुप्ता को सौंप दिया गया। RP गुप्ता लोगों के बहुत ही पसंदीदा अफसर थे, लोग उन्हें पसंद करते थे और उनकी इमेज बहुत ही अच्छी थी लोगों के अंदर। तो दोस्तों, अब जो RP गुप्ता होते हैं 15 अप्रैल 2008 को RP गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वहां जाकर जगह का मुआयना करते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि जो लड़की थी, जो अकेली बची हुई थी, जिसका नाम शबनम था, वह वहां पर जोर जोर से फूट फूट कर रो रही थी। अब RP गुप्ता शबनम से पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन अभी वह उनसे पूछताछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग शबनम के चारों तरफ बैठे हुए थे और सब लोग ये कह रहे थे कि अकेली रह गई बेचारी घर के अंदर, सारे घर वालों को किसी ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे तैसे RP गुप्ता जो होते हैं वो शबनम से पूछताछ करने के लिए उसको थोड़ा सा अलग ले जाते हैं और उससे कुछ थोड़े बहुत सवाल पूछते हैं। वह पूछते हैं शबनम से कि आखिर हुआ क्या था। तो शबनम बताती है कि रात को कुछ चोर लुटेरे टाइप लोग आए थे और वो दीवार से फांद कर आए थे, दीवार को कूदकर,
और फिर मेरे माँ बाप को जान से मार दिया और फिर वो मेन गेट से होते हुए यहाँ से निकल गए थे। उसके बाद आरपी गुप्ता ने पूछा कि तुम कहाँ थी, तो शबनम बताती है कि नीचे गर्मी पड़ रही थी, मैं अपने ओढ़ने बिछाने के कपड़े लेकर छत पर चली गई थी, वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो जैसे मैंने ये शोर सुना तो जैसे मैं नीचे आती हूँ तो मेरे सारे घर वालों को वो लोग मार करके और मेन गेट से निकल जाते हैं। दोस्तों अब पुलिस को थोड़ा सा शक तो होता है, लेकिन पुलिस अपनी छानबीन में लगातार जुटी रहती है। दोस्तों आरपी गुप्ता जब जांच पड़ताल करते हैं तो वहीं पर कमरे के अंदर कुछ बेहोशी की दवाइयों का पत्ता भी आरपी गुप्ता को वहां पर मिलता है। और दोस्तों फिर वह मुआयना जब करते हैं, जैसे शबनम ने बताया था कि दीवार को फांद कर लोग घर के अंदर घुसे थे, तो वह जो दीवार थी वह तकरीबन 14 फीट ऊंची थी और उसको पार करने के लिए या कूदने के लिए कम से कम वहां पर जो सीढ़ी होती है उसकी आवश्यकता जरूर पड़ती। और अगर ऐसे ही लटक कर वहां पर चढ़ते दीवार पर, तो वहां पर दीवार पर पैरों के निशान भी होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा वहां पर कुछ नहीं था। ना ही दीवार पर पैरों के निशान थे चढ़ने के, जूते चप्पलों के जो निशान बन जाया करते हैं, और ना ही वहां पर कोई सीढ़ी थी। दूसरी बात ये थी दोस्तों, आरपी गुप्ता ने जब निरीक्षण किया तो जैसे उसने बताया था शबनम ने कि मैं ऊपर छत पर सोई हुई थी, तो ऊपर छत पर जब चढ़कर देखा जाता है तो वहां ना ही सोने बैठने के जो कपड़े होते हैं जैसे रजाई, तकिया, कंबल वगैरह कुछ भी वहां पर नहीं था। तो आरपी गुप्ता को सीधा शक शबनम के ऊपर चला जाता है, लेकिन फिलहाल आरपी गुप्ता उससे कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पब्लिक विरोध में आ जाती। अगर उससे कुछ भी पूछा जाता तो यहाँ पर हो सकता है परिस्थितियां कुछ खतरनाक भी हो सकती थी पुलिस के खिलाफ। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, आरपी गुप्ता शबनम को इलाज के बहाने हॉस्पिटल ले जाते हैं और पुलिस उनको हॉस्पिटल में ले जाकर उनका ट्रीटमेंट करवाने के बहाने उनका चेकअप भी कराया जाता है। तो पता लगता है पुलिस को कि जो शबनम है वह 7 हफ्ते की गर्भवती भी है। अब इससे पुलिस का जो शक था वो पूरा यकीन में बदल जाता है। दोस्तों तभी क्या होता है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक यह बात पहुंच जाती है और उस समय जो सीएम थी उत्तर प्रदेश की वो मायावती जी थी, और वो अब शबनम को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कहती है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस होती है वह सीएम से रिक्वेस्ट करती है कि अभी शबनम को मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमें शक है शबनम के ऊपर, जब केस सुलझ जाए तो उसके बाद आप लोग दे सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर बात मान ली जाती है और 5 लाख रुपए का मुआवजा अब शबनम को नहीं दिया जाता है मायावती के द्वारा। लेकिन दोस्तों सभी लोगों को ये लग रहा था कि आखिर कौन इस घर के अंदर आया और किसने इतना बड़ा हत्याकांड किया है। दोस्तों सभी लोग परेशान थे और पुलिस के ऊपर प्रेशर लोगों का बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ विकट रूप धारण कर चुकी थी और शबनम लगातार रोए जा रही थी। दोस्तों अब क्या होता है, जो पुलिस होती है वह अपने गुप्तचर समाज के अंदर छोड़ती है और फिर 18 अप्रैल 2008 को मुखबिर ने आरपी गुप्ता से कहा कि आप गांव के अंदर एक सलीम नाम का लड़का रहता है, आप उसको पकड़ लीजिए, उससे पूछताछ करिए, सारे घटनाक्रम का चिट्ठा अपने आप खुल जाएगा। दोस्तों पुलिस तुरंत सलीम के घर जाती है। सलीम जो कि उसी गांव में रहा करता था, जो 8वीं पास था और बढ़ई का काम किया करता था। दोस्तों अब पुलिस सलीम के घर जाती है, लेकिन सलीम वहां से फरार था। सलीम को ढूंढा जाता है तो पड़ोस के ही गजरौला गांव में सलीम मिल जाता है। पुलिस उसको पकड़ लेती है और फिर उससे सख्ती से पूछताछ करती है। जैसे ही पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह बहुत जल्दी टूट जाता है, सारी घटना अपने मुख से पुलिस के सामने बयां करने लगता है। अब क्या होता है, अब पुलिस शबनम के पास जाती है और उससे कहती है कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन शबनम उन्हीं बातों पर टिकी हुई थी कि मैं तो घर में छत पर सोई हुई थी और मेरे घर वाले कमरे के अंदर सोए हुए थे और कुछ लोग गुंडे टाइप के आए घर के अंदर दीवार को फांद करके और मेरे घर वालों को मार करके और फिर मेन गेट से बाहर चले गए थे। दोस्तों जबकि पुलिस को पता था कि घर के अंदर इन्वर्टर भी था, उसको गर्मी लगी थी, उसने कहा था कि मुझे गर्मी लगी थी इसलिए मैं छत पर जाकर सो गई थी। लेकिन पुलिस की निगाह में यह बात भी थी कि घर के अंदर इन्वर्टर भी था, इन्वर्टर की पंखे की हवा में भी सो सकती थी जो शबनम थी। तो दोस्तों अब क्या होता है, पुलिस सीधा सलीम को शबनम के सामने लाकर खड़ी कर देती है और कहती है कि हमें सलीम ने सारी चीज़ें बता दी हैं डिटेल में। अब दोस्तों जो शबनम होती है उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और फिर
शबनम को पुलिस हिरासत में लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है और कहती है कि सारी घटना हमें डिटेल से बताओ। अब दोस्तों पुलिस के सामने शबनम सारी घटना को बताने लगती है। शबनम बताती है कि मैं प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र के तौर पर बच्चों को पढ़ाती हूँ और मेरी नज़रें सलीम से मिल जाती हैं। सलीम से नज़रें मिलती हैं तो हम दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं और बातों ही बातों में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और प्यार भी इतना गहरा हो जाता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान करने की बात है, सलीम जो था वो 8वीं क्लास पढ़ा हुआ था और बढ़ई का काम करता था और जो शबनम थी वह डबल MA थी और शिक्षिका के रूप में प्राइमरी स्कूल में कार्य किया करती थी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा एक अंतर था। अब उनका प्रेम प्रसंग चलता रहता है, कुछ दिनों तक उनका प्रेम प्रसंग अच्छी तरह से चलता रहता है, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। तब दोस्तों जब प्यार खूब हो जाता है उन दोनों को तो दोनों सोचते हैं क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें। तो उसके बाद वो दोनों प्लानिंग करते हैं कि हम अपने घर वालों से पूछेंगे। तो दोस्तों शबनम जो होती है वह अपने घर वालों से यानी कि अपने पिता से, जिसका नाम है मास्टर शौकत अली, उसके सामने यह प्रस्ताव रखती है, उसको बताती है अपनी प्रेम कहानी के बारे में। जैसे वह अपने पिता के सामने यह प्रेम कहानी बताती है तो उसका पिता बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है और कहने लगता है कि तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। शबनम का पिता कहता है कि तुम कहाँ और वो कहाँ, उसकी रेपुटेशन क्या है समाज में और तुम्हारी रेपुटेशन और तुम्हारे परिवार की रेपुटेशन क्या है समाज में। तुमने ये भी नहीं देखा और किससे तुमने प्यार कर लिया और किससे तुम प्यार कर बैठी, ये तुमने बहुत गलत किया है। यानी कि शबनम के घर वाले शादी से इनकार कर देते हैं कि तुम दोनों की शादी अब नहीं हो सकती है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी जो शबनम और सलीम का जो प्यार है वह परवान चढ़ता रहता है क्योंकि उनको तो इश्क का जुनून चढ़ा हुआ था और वो एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे, एक दूसरे के साथ मरना चाहते थे। अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद शबनम गर्भवती हो जाती है, पेट से हो जाती है और अब जैसे ही यह बात शबनम को पता चलती है तो वो एकदम से परेशान सी हो जाती है कि अब क्या होगा, क्योंकि मेरे पेट में तो सलीम का बच्चा रह गया। अब वह सलीम से कहती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है और अब क्या करेंगे। तो सलीम कहता है कि एक बार और अपने माँ बाप के पास जाओ और एक बार और उनसे गुजारिश करो, रिक्वेस्ट करो कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, शबनम दोबारा से अपने माँ बाप के पास जाती है और उनसे कहती है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, आप लोग हमारी शादी करवा दो। लेकिन घर वाले दोबारा भी मना कर देते हैं। अब शबनम दोबारा से सलीम के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि अब क्या होगा, अब यह बच्चा जन्म लेगा और फिर हमारी बदनामी हो जाएगी। अगर हमने शादी नहीं की तो लोग इस रिश्ते को क्या नाम देंगे। अब क्या होता है दोस्तों, वो दोनों एक दूसरे के साथ भागना चाहते हैं, लेकिन जो शबनम होती है वह सलीम से कहती है कि हम एक दूसरे के साथ भाग तो जाएंगे लेकिन उसके बाद हम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। हमारे पास कुछ खाने कमाने के लिए नहीं है, कोई जरिया भी ऐसा नहीं है जिससे हम अपना पेट भर सकें। तो उसके बाद क्या होता है, शबनम एक प्लानिंग करती है और बहुत ही एक गहरी चाल सोचती है अपने दिमाग में और सलीम से कहती है क्या हो अगर मैं अपने सारे घर वालों को रास्ते से हटा दूं, उसके बाद लोगों की हमदर्दी हमें मिलेगी और हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे और हमारे पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी और फिर आराम से हम अपने घर में एक दूसरे के साथ अपने प्यार को परवान चढ़ाएंगे और अपनी गृहस्थी शुरू करेंगे। दोस्तों इस बात से सलीम राजी हो जाता है और फिर क्या होता है दोस्तों, फिर होती है एक बहुत ही खतरनाक प्लानिंग। शबनम अपने घर वालों को हटाना चाहती है लेकिन शबनम सलीम से कहती है कि अगर हम उनको ऐसे ही मारेंगे तो वो 6-7 लोग हैं घर के अंदर, वो हमसे नहीं हो पाएगा, क्यों ना उनको कुछ दूसरे तरीके से मारा जाए। तो सलीम कहता है दूसरे तरीके से भी यह काम हो सकता है, उनको बेहोशी की दवाई खाने में मिलाकर खिला दो और उसके बाद जैसे वो बेहोश हो जाएंगे उसके बाद हम अपना काम आसानी से कर लेंगे। दोस्तों अब क्या होता है, जो सलीम होता है 14 अप्रैल 2008 को गांव से 38 किलोमीटर दूर पखवाड़ा गांव पहुंचता है और वहां से बेहोशी की दवाई खरीदता है। वह इतनी दूर से दवाई इसलिए खरीदता है क्योंकि गांव के अंदर से खरीदता तो लोग उसके ऊपर शक करते और सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और यह भेद खुल जाता, इसलिए वह गांव से 38 किलोमीटर दूर जाता है और वहां से बेहोशी की दवाई खरीद लेता है। दोस्तों अब क्या होता है, अब उस दवाई को वह शबनम को दे देता है और कह देता है कि पूरा जाल अच्छी तरह से बिछाना और आज रात को हम इनका काम तमाम कर देंगे। दोस्तों सारे लोग घर में रहते हैं और शाम को शबनम का जो बड़ा भाई है वह जालंधर के लिए निकल जाता है और छोटा भाई है वह मेरठ के लिए निकल जाता है क्योंकि वह पढ़ाई करता था। और जैसे वह स्टेशन पर पहुंचते हैं तो शबनम को लगता है कि अगर यह 2 लोग रह गए घर में से तो फिर मेरी प्लानिंग फेल हो जाएगी, इन दोनों लोगों को भी यहाँ पर आना पड़ेगा। तो
तो वह अपने दोनों भाइयों के पास फ़ोन करती है और किसी काम का बहाना लगाकर वह उन दोनों भाइयों को रेलवे स्टेशन से वापस बुला लेती है। दोनों भाई वापस आ जाते हैं और शाम को दोस्तों खाना वगैरह होता है। फिर शबनम सभी के लिए चाय बनाती है और उस चाय में उस बेहोशी की दवाई को मिला देती है और फिर सभी को चाय पिला दी जाती है। लेकिन दोस्तों घर के अंदर 6 लोगों को चाय पिलाई जाती है और जो 7वां जो बेटा था अर्श, जो 10 महीने का था, वह चाय पीता नहीं था, उसको चाय नहीं पिलाई जाती है। जैसे ही घर वाले चाय पीते हैं तो वह बेहोशी की निद्रा में हो जाते हैं और अपनी अपनी चारपाइयों पर सो जाते हैं। दोस्तों वह गहरी नींद में जब सो जाते हैं तो रात को 1 बजे के आसपास शबनम अपने आशिक सलीम के पास फ़ोन करती है और कहती है कि अब मामला साफ है, रास्ता साफ है, तुम मेरे घर आ जाओ, आज इनको रास्ते से हटा ही देते हैं और फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। दोस्तों सलीम आता है, मेन गेट को खुलवाता है, शबनम जाकर मेन गेट को खोलती है। सलीम घर के अंदर आता है और आकर देखता है कि सारे लोग आराम से चैन की नींद सोए हुए हैं, यानी कि बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। दोस्तों शबनम अपने घर वालों को एक एक करके उनकी गर्दन को पकड़ती जाती और सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया था, वह कुल्हाड़ी से हर एक की गर्दन को काटता जाता। 6 लोगों की गर्दन को काटने के बाद अपने भाइयों की गर्दन को कटवाया, फिर अपने पिता की, अपनी माता की, अपनी भाभी की गर्दन को कटवाया। जब सभी 6 लोगों की गर्दनें काटी जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वह छोटा सा बच्चा रह जाता है जिसका नाम होता है अर्श और जो 10 महीने का होता है। अब शबनम कहती है कि इसको कुल्हाड़ी से मत काटो, क्योंकि शबनम को उसके ऊपर दया आ रही थी, लेकिन क्या करे, उसको काम करना था। अब शबनम कहती है इसको कुल्हाड़ी से मत काटो, इसका कुछ और इंतजाम करो। सलीम क्या करता है, सलीम कपड़े को लेता है और उसके मुंह पर लगा देता है और ऊपर से प्रेशर से दबा देता है। कुछ देर के बाद वह लड़का मर जाता है और फिर क्या होता है दोस्तों, जो सलीम होता है वह घर से निकल जाता है कुल्हाड़ी को लेकर के, और जो शबनम होती है उसके कपड़े खून में सन जाते हैं, वह अपने उन कपड़ों को बदल करके नए कपड़े पहन लेती है और ऊपर छत पर जाकर बैठ जाती है, सोने का नाटक करती है। दोस्तों कुछ देर बाद नीचे से उस बच्चे की, जो अर्श था 10 महीने का, उसकी रोने की आवाज़ आती है। तो शबनम नीचे उतर कर आती है तो देखती है कि वह अर्श तो मरा ही नहीं था, वह तो उस टाइम सिर्फ बेहोश हुआ था। अब शबनम सलीम के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मेरा जो भतीजा है अर्श, वह तो अभी मरा ही नहीं है, तुम यहाँ पर आ जाओ, इसको दोबारा से मारो, इसके साथ जो भी कुछ करना है करो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सलीम उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला हूँ, अब जो भी कुछ करना है तुम्हें ही करना है, तुम ही कर दो जो भी कुछ करना है। दोस्तों उसके बाद जो शबनम होती है वह अपने भतीजे की गर्दन को दबाने लगती है और थोड़ी देर में उसका भतीजा उसी के हाथों से प्राण त्याग देता है। जैसे उसका भतीजा मर जाता है उसके बाद वह छत पर चढ़ती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ, मेरे घर में कुछ लोग आए थे और मेरे घर वालों को जान से मार दिया। दोस्तों उसके बाद की कहानी आपको मालूम है। पुलिस वहाँ पर आती है, देखती है कि उनकी जो चादर थी वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिली थी, क्योंकि जब कोई मरेगा तो अपने हाथ पैर हिलाएगा। तो दोस्तों अब क्या होता है दोस्तों, अब पुलिस ने उन डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ था, तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और उससे पता चलता है कि उनके पेट में सूजन थी, यानी कि उनको बेहोशी की दवाई दी गई थी और उनके कमरे से एक बेहोशी का पत्ता, दवाई का पत्ता भी पुलिस को मिलता है। उनकी चादर बिल्कुल भी नहीं हिली थी, क्योंकि जब कोई किसी को मारेगा तो अपने बचाव के लिए हाथ पैर तो हिलाएगा। तो इससे भी उनका शक पूरा हुआ था कि जरूर इनको कुछ ना कुछ खाने में दिया गया है। यह अंदेशा पुलिस को पहले ही था। दोस्तों जो सलीम था वह उस कुल्हाड़ी को पास के ही तालाब में फेंक देता है, अपने कपड़ों को उतारकर धरती में, ज़मीन में गाड़ देता है। अब पुलिस सिर्फ बातों से ही उनको सज़ा नहीं दिलवा सकती है, तो पुलिस सारे सबूत भी इकट्ठा करती है। सलीम को उस तालाब में ले जाया जाता है और वहाँ से उस कुल्हाड़ी को ढूंढकर निकाला जाता है। सलीम के कपड़ों को निकाला जाता है और शबनम के भी जो खून से सने हुए कपड़े थे उनको भी ढूंढकर निकाला जाता है, ये सबूत के तौर पर। दोस्तों शबनम जो थी वह अपने दूसरे फ़ोन नंबर से सलीम से बातें किया करती थी, तो घर के अंदर एक अलग से सिम भी पुलिस को मिलती है। जब उसकी कॉल डिटेल चेक की जाती हैं तो पता चलता है कि उस रात, जिस रात कत्ल हुआ था पूरे परिवार का, शाम को 7 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक सलीम और शबनम की लगातार बात हो रही थी, और लेकिन रात को 1:15 से लेकर 1:45 तक उनकी फ़ोन पर बात नहीं हुई थी। इसका मतलब 1:15 से लेकर 1:45 के बीच में उन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। और दोस्तों हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी उन्होंने आपस में बात की थी। ये सारे सबूत इकट्ठा करके पुलिस कोर्ट में पेश करती है और फिर यह मामला दर्ज किया जाता है। शबनम को
जेल में भेज दिया जाता है। अब दोस्तों शबनम और सलीम दोनों जेल में होते हैं और दिसंबर 2008 को शबनम ने एक बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि उसके पेट में बच्चा था 7 हफ्ते का। और 2010 तक आते आते अमरोहा की निचली अदालत ने दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई। फिर इन्होंने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इनकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। अप्रैल 2013 में यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको सुनाया था। उसके बाद दोस्तों फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट से भी मौत की ही सज़ा सुनाई जाती है। अब तक बच्चे की उम्र 6 साल हो चुकी थी, क्योंकि 2015 चल चुका था। और दोस्तों बच्चे की जब उम्र 6 साल हो चुकी थी तो जेल का नियम है कि बच्चे को 5-6 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता है, अगर किसी बच्चे का जन्म जेल में हुआ है तो। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, अब जेल प्रशासन उस बच्चे को गोद लेने के लिए अखबारों में, समाचारों में खबर निकालते हैं कि इस बच्चे को कौन गोद लेना चाहता है। जो भी इस बच्चे को गोद लेना चाहता है वो जेल प्रशासन से आकर मिल सकता है। लेकिन दोस्तों कहीं भी कोई भी उस बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार नहीं था। तभी उस्मान सैफी नाम के जो शख्स हैं वो सामने आते हैं और इस बच्चे को गोद लेने की गुजारिश करते हैं। दोस्तों उस्मान सैफी के बारे में बता देना चाहता हूँ, उस्मान सैफी शबनम का 2 साल जूनियर था कॉलेज के अंदर। शबनम के साथ ही उस्मान सैफी पढ़ा करते थे और उससे 2 साल छोटे थे। उस्मान सैफी शबनम को अपनी बड़ी बहन मानते थे और एक बार ऐसा हुआ था, उस्मान सैफी के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो शबनम ने उसकी फीस भरी थी और उनको आगे तक पढ़ने में योगदान दिया था। इसीलिए उस्मान सैफी उसको अपनी बड़ी बहन का दर्जा देते थे और बहुत ही उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे। अब दोस्तों यहाँ पर उस्मान सैफी जो पत्रकार का काम किया करते हैं फिलहाल, और वो उस बच्चे को गोद लेना चाहते थे। उस्मान सैफी जेल प्रशासन के पास पहुँचते हैं, शबनम से मिलना चाहते हैं, लेकिन शबनम उस्मान से मिलने से इनकार कर देती है 1-2 बार। फिर जब उस्मान सैफी बार बार वहाँ पर जाते हैं तो शबनम उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और फिर उस्मान सैफी उनके ऊपर किताब लिखना चाहते थे, इसीलिए जेल में मिलने के लिए गए थे। लेकिन अब किताब लिखने का जो प्लान था वो रद्द कर दिया जाता है और शबनम के बेटे को गोद लेने का प्लान यहाँ पे चालू किया जाता है। दोस्तों अब क्या होता है, उस्मान सैफी जब गुजारिश करते हैं शबनम के सामने उसके बेटे को गोद लेने के लिए, तो शबनम उसको कह देती है कि तुम मेरे बेटे को गोद ले सकते हो। अब पुलिस प्रशासन के सामने उस्मान कहता है कि मैं इस बच्चे को गोद लेना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों उस्मान की शादी नहीं हुई थी, तो पुलिस प्रशासन ये कहता है कि जिसकी शादी नहीं हुई है उसको हम बच्चे को गोद नहीं दे सकते, यानी कि शादीशुदा जोड़े को ही बच्चे को गोद दिया जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, उस्मान सैफी पुलिस प्रशासन के सामने एकदम से कह देता है कि मैं अभी आया 1 घंटे में शादी करके। यह बात सुनकर के पुलिस वाले भी थोड़े से हक्का बक्का हो जाते हैं। उसके बाद उस्मान सैफी की सगाई हुई पड़ी थी पहले ही, वो उनके पास फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे अभी 1 घंटे में शादी करनी है। वो लोग कहते हैं कि आखिर ऐसे क्यों करनी है तुम्हें 1 घंटे में, तो उस्मान सैफी बताते हैं कि शबनम के बेटे को मुझे गोद लेना है। लेकिन इस बात से जो उसके ससुराल वाले थे, जिस लड़की से उसकी सगाई हुई थी, वो नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर उस लड़के को तुमने गोद लिया तो हम तुम्हारे साथ अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। दोस्तों उस्मान सैफी उस सगाई को तोड़ देते हैं। उसके बाद उस्मान सैफी एक स्कूल में जाया करते हैं, तो वहाँ पर भावना नाम की एक जो स्कूल टीचर होती हैं, जो हिंदू होती हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती रहती थी और वो दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। और भावना जी शादी नहीं करना चाहती थी और उस्मान की लगातार बात उनसे होती रहती थी। तभी उस्मान जी बिना सोचे समझे भावना के पास फ़ोन कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ अभी 1 घंटे में। यह बात सुनकर पहले तो भावना जी हंसती हैं थोड़ी सी, और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि बात क्या है। तो उस्मान जी बताते हैं कि उस बच्चे को, जो शबनम का बच्चा है, उसको गोद लेना है, क्योंकि उसका क्या कसूर है, जो भी कुछ किया माँ बाप ने किया है। दोस्तों यह बात भावना जी को अच्छी लगती है और फिर उसके बाद भावना कहती है कि मैं तुमसे शादी तो कर लूँगी, लेकिन इसके बाद हम अपना बच्चा पैदा नहीं करेंगे, उसी बच्चे को पालेंगे। उसके बाद इन दोनों की 1 घंटे के अंदर अंदर शादी हो जाती है और फिर बच्चे को लेने के लिए जेल प्रशासन में पहुंच जाते हैं और उस बच्चे को अपने पास लेकर आते हैं। उस बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश कर रहे हैं। फिलहाल उस बच्चे की सारी ख्वाहिशों को और उसकी जो भी ज़रूरत है उनको अच्छी तरह से एक माता पिता की तरह उसको पूरा किया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना ये था कि अगर इस बच्चे को सही दिशा नहीं मिलेगी तो यह भी भटक जाएगा और न जाने कहाँ का मारा फिरेगा। इसका कसूर क्या था, जो भी कुछ किया था इसके माँ बाप ने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर उस बच्चे को गोद ले लिया जाता है और उसके बाद क्या होता है, फिर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने दया याचिका लगाई जाती है फांसी के ऊपर कि हमारी फांसी को टाल करके हमें उम्र कैद में इसको तब्दील कर दिया जाए। लेकिन वह
अगस्त 2016 में दया याचिका को भी खारिज कर दिया जाता है। और जब 2021 में जेल की तरफ से शबनम को डेथ वारंट जारी करने को कहा गया तो शबनम ने फिर से एक दया याचिका दायर कर दी और फिर से उसकी फांसी फिलहाल टली हुई है। दोस्तों, गांव बावनखेड़ी गांव में कोई भी अपनी बेटी का नाम शबनम रखना नहीं चाहता है, क्योंकि शबनम ने कृत्य ही ऐसा किया था कि सारे लोग डर गए थे उससे बुरी तरह से। तो दोस्तों, इस घटना में यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हो? क्या यहाँ पर शबनम ने जो किया अपने प्यार के लिए, क्या सही किया था? अपने पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी या फिर गलत किया था? इसके बारे में आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर सीखने को यही मिलता है कि प्यार को इतना ऊपर लेवल तक भी मत लेकर जाओ जो आपके परिवार का नाश कर दे, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे और आपकी आने वाली नस्ल का भी कोई ठौर ठिकाना ना रहे। प्यार सिर्फ और सिर्फ कुछ हद तक ही अच्छा रहता है। जो शबनम ने और सलीम ने प्यार किया, ये बहुत ही ज़्यादा कुछ हाई लेवल का था, जिसने अपने परिवार को बिगाड़ दिया, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अपने बेटे की भी ज़िंदगी बर्बाद पूरी तरह से कर ही दी थी। वो तो उस्मान सैफी का भला हो जिसने उसके बेटे को संभाल लिया और एक अच्छी परवरिश देने के लिए खुद ने शादी की और अपने बच्चे ना पैदा करने की भी कसम खाई। दोस्तों, अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।